हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 साइंस का जो सैपल पेपर रिलीज़ हुआ है 2025-26 के लिए, उसको हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो से आपको पूरा चीज़ सीखने को मिलेगा और वीडियो को आराम आराम से देखिए। कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर आप खुद भी देने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, इस बार का पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए जो कि है बायोलॉजी, सेक्शन बी जो कि है केमिस्ट्री और सेक्शन सी जो कि है फिजिक्स। पिछले सालों में क्या हुआ करता था कि ऐसे सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन नहीं था, वो मिक्स क्वेश्चन पूछते थे। एक क्वेश्चन बायोलॉजी से, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, कोई भी क्वेश्चन आ सकता था। अभी तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन को कैटेगरी सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया गया है, समझे। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 है MCQs। ठीक है, 20 MCQs है, जिसमें से 9 MCQ आपको बायोलॉजी में मिलेंगे और बचे हुए 11 MCQs केमिस्ट्री और फिजिक्स में डिवाइड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन से, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोपिक, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसमें सभी ग्रीन प्लांट ये सब आते हैं, लेग्यूम्स। ठीक है, ये भी ग्रीन प्लांट है, तो ये भी ऑटोट्रॉफ में आते हैं। दूसरा हो गया हेट्रोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं जबकि बल्कि प्रोड्यूसर से लेते हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक भी 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया सैप्रोफाइटिक, दूसरा हो गया होलोजोइक, तीसरा हो गया पैरासाइटिक। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी उसको पचाते हैं और उसके बाद उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं फंगी, जैसे कि ब्रेड माउल्स, ईस्ट, मशरूम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। होलोजोइक मतलब ऐसे एनिमल आते हैं जो पूरा खाना को पहले अंदर लेते हैं, खाते हैं, पेट में लेते हैं, उसके बाद उस खाने को अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं, यानी अंदर पचाते हैं। इसमें हम ह्यूमंस आते हैं, बाकी जितने भी एनिमल्स, लायन, टाइगर, काऊ, ये सब है, वो सब इस टाइप के आते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया पैरासाइटिक। ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल से लेते हैं, उनको बिना मारे। इसका एग्जाम्पल हो गया कैस्कटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये सभी एग्जाम्पल्स, समझे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसका किसका सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कैस्कटा का पैरासाइटिक अभी हमने देखा, ईस्ट का हो गया आपका सैप्रोफाइटिक, तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। दूसरा कैक्टस ग्रीन प्लांट है, तो ये तो हो गया ऑटोट्रोपिक। फिर टीक, ये हो गया पैरासाइटिक, फिर अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल। तीसरा देखिए, कैस्कटा, टिक्स, कैस्कटा भी पैरासाइटिक है, टिक्स भी पैरासाइटिक, लाइस भी पैरासाइटिक, लीचेस भी पैरासाइटिक, टेपवर्म भी पैरासाइटिक। सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, समझे। यहाँ पे ये ऑप्शन देख लीजिए, कैक्टस ऑटोट्रॉपिक हो गया, ग्रास ये भी ऑटोट्रॉपिक, लाइस ये पैरासाइटिक, लायन होलोजोइक हो गया, ठीक है, खाना खाता है अंदर पचाता है, टेपवर्म ये हो गया पैरासाइटिक। अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। काऊ का बता सकते हैं, काऊ का कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, हेट्रोट्रॉपिक तो है, और हेट्रोट्रॉपिक में भी कौन सा, होलोजोइक है ये। ठीक है, पूरा खाना पहले अंदर लेता है फिर अंदर पचाता है। चलिए नेक्स्ट, नंबर 2, which of the following options indicates the product formed after breakdown of glucose in our muscle cells when there is lack of oxygen। ये क्वेश्चन है इस चार्ट पे बेस्ड। इस चार्ट पे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। ग्लूकोज 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है। पहला हो गया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये सब प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा हो गया लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तब प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और तीसरा हो गया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। हमारे केस में प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक माना जाता है कि ब्रेन का किसी पार्ट का फंक्शन। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना दिए आपके लिए। पार्ट ऑफ ब्रेन मेनली 3 होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन।
फोर ब्रेन में ये 3 स्ट्रक्चर आते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन तो सिंगल ही है। और हिंड ब्रेन में ये 3 स्ट्रक्चर आते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम। ये सब का फंक्शन यहाँ पे डिटेल में लिख रखे हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो हम नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें भी ये इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे पहला है पोस्चर एंड बैलेंस, क्या ये सेरिब्रम मेंटेन करता है? तो अगर हम इस चार्ट में देखें तो पोस्चर एंड बैलेंस ये कौन मेंटेन कर रहा होता है? सेरिबेलम। तो ये तो गलत हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है पोस्चर और बैलेंस कौन कंट्रोल करता है। तो सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम होता है। दूसरा है सलाइवेशन, जो कि कंट्रोल करता है मेडुला इन मिड ब्रेन। चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। सबसे पहला तो मिड ब्रेन में मेडुला नहीं है, मेडुला है हिंड ब्रेन में, तो ये ऑप्शन तो वहीं गलत हो गया। और वैसे सलाइवेशन को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। यहाँ पे एक सलाइवेशन भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हंगर को कौन कंट्रोल करता है? तो पोन्स इन हिंड ब्रेन। हंगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है हंगर, इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच गया एक ही ऑप्शन जो कि है डी, ब्लड प्रेशर, मेडुला इन हिंड ब्रेन। यहाँ पे लिखा था मेडुला इन मिड ब्रेन, इस वजह से ये गलत हुआ था। मेडुला कहाँ पे? हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो मेडुला का जो हिंड ब्रेन का जो मेडुला है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट नंबर 4, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ पेशेंट वॉज वेरी हाई, जिसको नॉर्मली बोलते हैं शुगर लेवल बढ़ गया था, शुगर बढ़ गया था उसका। इट मे बी ड्यू टू, तो ये किसका? इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ, किसका कमी के कारण ये शुगर बढ़ा होगा? तो बहुत ही ईजी, इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रिया। पेनक्रिया जो है इंसुलिन कम छोड़ा होगा, इस वजह से शुगर लेवल बढ़ गया। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर 5, इन अ क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड रैबिट एंड वाइट फर्ड रैबिट ऑल ऑफ स्प्रिंग वर फाउंड टू बी ब्लैक फर्ड। इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो सारे बच्चे काले निकले, काले कोट वाले निकले। व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट रैबिट, तो इससे पेरेंट का जो मेकअप है, जेनेटिक मेकअप, वो बताइए। तो भाई ऑप्शन जाते हैं। पहला ऑप्शन है ये, इसका गैमेट्स क्या निकलेगा? इन दोनों बी में से कोई एक बी निकलेगा, इन दोनों बी में से कोई एक बी निकलेगा। तो बच्चे जो होंगे उन दोनों को मिला के बी और बी, और कैपिटल बी है मतलब ये डोमिनेंट है, मतलब सारे बच्चे जो होंगे इस जनरेशन के वो काले निकलेंगे, ब्लैक फर्ड निकलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हो सकता है? तो देखिए, इसमें से जब गैमेट्स निकलेगा तो क्या तो कैपिटल बी निकलेगा, नहीं तो स्मॉल बी निकलेगा, ठीक है। और इसमें से जब गैमेट निकलेगा तो क्या निकल सकता है? क्या तो कैपिटल बी निकलेगा, नहीं तो स्मॉल बी निकलेगा। अगर कॉम्बिनेशन बैठाए तो कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी स्मॉल बी। तो सारे बच्चे क्या काले हैं? ये काला, ये काला, ये काला, लेकिन ये तो हो सकता है वाइट फर्ड निकाला है, तो सारे बच्चे काले नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ऐसा ही अगर आप पुनेट स्क्वायर इसका भी बनाएंगे तो कुछ बच्चा वाइट आ जाएगा, जिस वजह से ये सभी ऑप्शन छट जाएंगे। सिर्फ इसी में सारे बच्चे काले आ रहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 6, विच ऑफ द विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ओजोन। ओजोन के बारे में हर बार एक क्वेश्चन आता ही है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। ओजोन लेयर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग यूवी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ। नहीं, यूवी रेडिएशन को तो रोकता है, इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है, ये गलत। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, सही बात है। ओजोन लेयर शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, बचाता है, शील्ड करता है, करेक्ट स्टेटमेंट। ओजोन लेयर प्रिवेंट यूवी रेज विच कॉज स्किन कैंसर, सही बात है। ओजोन इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फॉर्म नहीं होता, इसे डिस्ट्रॉय होता है, ये गलत है। तो 2, 3, 4 करेक्ट है, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ओजोन से रिलेटेड ये भी एग्जामिनर का फेमस पार्ट है जिसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे लगा दिए हैं एनसीईआरटी बुक से, कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाई चांसेस है इस बार आने का। तो सिंपल सा बात है कि जब भी हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन को O2 था, 2 ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, O+O, फ्री ऑक्सीजन बना देते हैं, ठीक है। अब इसी में से एक फ्री ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, O+O2, तो मिल जाता है O3 जो कि है ओजोन। इतना ही है फॉर्मेशन, ठीक है। ये 2 लाइन और ये 2 इक्वेशन, इतना लिख के आइए, नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज हैज रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? किसके कारण नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ज़्यादा बढ़ गया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से? नहीं, ये तो अच्छा है। इंक्रीज इन ट्री प्लांटेशन, इससे ये तो नहीं बढ़ेगा, गलत। यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज पैकेजिंग मटेरियल, हाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बढ़ गया है। कंपोस्टिंग ऑफ किचन वेस्ट, ये तो सही बात है, तो इससे तो कचरा नहीं बढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। नंबर 8 असर्शन है टॉनलेस ऑफ अ पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम, सही बात है। और रीजन इसका दिया है कि द जीन फॉर दैट एंजाइम, इस एंजाइम का जो जीन है वो प्रोटीन बनाता है जिससे प्लांट्स लंबे होते हैं। हाँ, टॉनलेस एंजाइम से कंट्रोल होते हैं, क्यों? क्योंकि इस एंजाइम को जीन कंट्रोल करता है और जो कि प्रोटीन बनाता है जो प्लांट को लंबे होने में हेल्प करता है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा देख लीजिए, वल्चर विल ऑलवेज हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन अ फूड चेन। फूड चेन में, याद है फूड चेन, ए को बी खाएगा, बी को फिर सी खाएगा और सी को डी खाएगा। तो बोला कि वल्चर जो कि ऑलवेज लास्ट में ही आता है, विल हैव द लीस्ट अमाउंट, सबसे कम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड होगा वल्चर में। तो नहीं, पेस्टिसाइड एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो कि हर एक लेवल पे एक्यूमुलेट होते जाता है, ठीक है। तो वल्चर को कम से कम नहीं, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया। जब असर्शन ही गलत हो जाए तो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, रीजन टाइम बचाते हैं। असर्शन गलत है मतलब यही ऑप्शन नंबर डी ही होगा राइट, क्योंकि किसी में असर्शन रॉन्ग नहीं लिखा है, सिर्फ डी में लिखा है। समझे कि नहीं? तो ये हो गया 9वां MCQ। इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 2-2 मार्क्स के, लेकिन ये MCQs काफ़ी अच्छे थे। इसी टाइप के, इसी लेवल के अगर MCQs प्रैक्टिस करने हैं आपको, तो हम वेबसाइट में प्रोवाइड कर रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्विज। आपको बता देते हैं आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लीजिए और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं वेबसाइट CBSE गाइडेंस। सिंपली गूगल में CBSE गाइडेंस लिख के सर्च मारिए, पहले नंबर पे जो वेबसाइट आएगा उसको खोलिए और यहाँ पे क्लास 10 के लिए हम ये सब मटेरियल प्रोवाइड कर रखे हैं। अभी हमारा फोकस है MCQ पे, तो क्लास 10 MCQ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप चाहें तो सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, नोट्स, NCERT अंडरलाइन PDF, PYQ विद सॉल्यूशन सभी दे रखे हैं। आप यहाँ से जो भी चाहिए वहाँ ले सकते हैं, ठीक है। सब फ्री में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। खैर फिलहाल अभी अब MCQs पे क्लिक करते हैं। क्लास 10 MCQs जब क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा आपके सामने। यहाँ पे SST के MCQ सबसे पहले दिए हुए हैं चैप्टर वाइज बांट के। हम अभी साइंस पे फोकस कर रहे हैं तो साइंस पे जाते हैं। क्लास 10 साइंस MCQs ये रहा। अगर हम पहला चैप्टर पे क्लिक करेंगे इस पे, तो इसको ओपन करते हैं। ये खुल गया पहले चैप्टर का MCQ। इसको हम दिए हैं क्विज फॉर्मेट में, ठीक है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर का नाम लिखा रहेगा और यहाँ पे स्टार्ट बटन रहेगा। आप चाहे तो इसको ये दबा के फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। चलिए इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि थोड़ा इंटरफेस अच्छा लगेगा। स्टार्ट दबाएंगे तब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम देना है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप गलत नाम भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अदिति नाम दे देते हैं और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन को पढ़िए और ये इसमें से 4 ऑप्शन है, कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। ये अगर हमने अभी ऑप्शन सी सेलेक्ट किया था, ये रॉन्ग हो गया तो रेड आएगा, जो करेक्ट होगा उस पर ग्रीन ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट दबाइए, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर नेक्स्ट, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन पर के आंसर कीजिए, ठीक है। और ख़त्म हो जाने के बाद आपको एक स्कोर मिलेगा। ख़त्म हो जाएगा तो आपको फाइनल स्कोर मिलेगा। और यहाँ पे एक है लीडर बोर्ड जो पहले बच्चों ने दिया है। ये बच्चे इस ईयर के भी हैं और मैक्सिमम बच्चे प्रीवियस ईयर के हैं। उन्होंने देखिए जैसे कि निया ने अटेम्प्ट किया था, उसने 37 सेकेंड में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे और स्कोर था उसका 100%। अब ये तो श्योर है कि निया ने इसको कई बार ट्राई किया होगा अलग अलग नाम से, उसको क्वेश्चन याद हो गए होंगे, तभी 37 सेकेंड में उसने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मतलब बिना पढ़े उसने ऑप्शन टिक किया है। तो ये लीडर बोर्ड है, आप भी कोशिश कीजिए कि अच्छे स्कोर करने का, आपका भी इसमें नाम दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये MCQ जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये सब MCQs ऐसे नहीं कि बहुत हल्के ऐसे ही बना दिए गए हैं, बहुत इसको ध्यान में रख के MCQs बनाए गए हैं।
ये पूरा MCQ अगर आप कर लेते हैं तो आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। बहुत अच्छा है ये सब MCQs। चलिए वापस आते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे। नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन, अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स डू नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एज दे डू नॉट ईट फूड। प्लांट एक्सक्रीशन नहीं करते हैं। कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे कमेंट कीजिए। तो प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं, थोड़े दूसरे तरीके से करते हैं। पहला हो गया वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये छोड़ना होगा उन्हें तो वो स्टोमाटा के थ्रू छोड़ देते हैं, तो ये भी पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन है। फिर एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज कर देते हैं, ये भी एक्सक्रीशन हो गया। प्लांट इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड द बार्क ऑफ ट्रीज। प्लांट कुछ एक्सक्रीशन पुराने पत्तों के जरिए और अपने चमड़ी के जरिए भी करते हैं। फिर अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम वेसल्स कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाई प्लांट। इस तरीके से भी प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं। और प्लांट ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। जड़ में प्लांट क्या है, जड़ में भी कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल रिलीज कर देते हैं रूट के थ्रू सॉइल में। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं। 2 मार्क्स का है तो कोई भी 2 पॉइंट लिख देना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इंटरनल चॉइस है, क्या तो ए अटेम्प्ट करना है नहीं तो बी अटेम्प्ट करना है। ए में बोला गया है हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। 2 ऑर्गेनिज्म है, फिश और ह्यूमंस। इसमें कितने चैम्बर है, इसमें कितने चैम्बर है वो बताइए। और साथ ही साथ हाउ इज मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रिवेंटेड इन द बॉडी। ये दोनों टाइप के ब्लड को मिक्स ना हो जाए, इसके लिए इसमें कैसे बचाया जाता है, इसमें कैसे बचाया जाता है वो बताइए। तो देखिए सबसे पहले तो फिश में 2 चैम्बर होता है हार्ट का। ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, सबसे पहले खून गिल्स तक जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन भर जाता है इन ब्लड में एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर वही ब्लड शरीर में चला जाता है। ठीक है, ये हो गया फिश का मैकेनिज्म। और ह्यूमन में जो हार्ट है वो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। और ह्यूमन का हार्ट अगर आप देखें तो उसमें बीच में सेप्टम होता है। ठीक है, ये अगर हार्ट है तो बीच में एक वॉल रहता है, क्योंकि वो 2 टाइप के ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। तो सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट बाय सेप्टम प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बाय विच वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, प्लांट में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो सबसे पहले 2 प्रोसेस है, एक तो जड़ से पानी लिया जाएगा, ठीक है, और फिर पानी को ऊपर भेजा जाएगा। तो 2 फोर्स काम करती है। एट द रूट सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, जो सेल्स प्लांट के वो सेल्स जो मिट्टी से कांटेक्ट में है वो एक्टिवली टेकअप आयंस, उसमें आयंस भर जाते हैं। ठीक है, इससे कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो वाटर देयरफॉर मूव्स फ्रॉम द रूट इनटू द सॉइल। तो पानी जो है मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव कर जाता है। इससे प्लांट पानी ले लिया सबसे पहले, और पानी तो जड़ में आ गया। अब पानी को ऊपर कैसे भेजा जाए, वो फोर्स कहाँ से आएगा। तो प्लांट जो है पत्तों में से पानी छोड़ता है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, पानी एवापोरेट करता है, जिससे कारण ऊपर में पानी का कमी हो जाता है। तो एक सक्शन पूल क्रिएट हो जाता है ऊपर में, ऊपर से कुछ खिंचाव क्रिएट होता है जिससे वो पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। वो यहाँ पे लिखा है एवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल ऑफ लीव्स क्रिएट अ सक्शन दैट पूल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ रूट। क्लियर है? नेक्स्ट, अबाउट 100 acres of forest land was declared as natural reserve park. ठीक है, The following organisms were predominant in the natural reserve park. इस पार्क में ये सब एनिमल्स मेनली थे। Create a food web comprising 2 separate food chains with different producers by using the above data. हमें एक फूड वेब बनाना है। फूड वेब का मतलब ही होता है वो 2-3 फूड चेन से मिलके बना होगा। तो हमें ऐसा फूड वेब बनाना है जिसमें 2 फूड चेन हो। ठीक है, और कंडीशन है कि डिफरेंट प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हो। तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर चुन लीजिए, 2 प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट। तो एक हो गया ग्रास और दूसरा हो गया ट्रीज, ये ले सकते हैं। तो एक जगह हमने लिया ग्रास, एक जगह लिया ट्री। अब ग्रास को कौन खाएगा और ट्री को कौन खाएगा। ग्रास को जेब्रा खा लेगा और ट्री को भी जेब्रा खा लेगा, और जेब्रा को कौन खाएगा, टाइगर। तो एक फूड चेन हो गया ये कि ट्री जेब्रा टाइगर, और एक फूड चेन हो गया ये ग्रास जेब्रा टाइगर, और दोनों यहाँ पे लिंक हो रहे हैं
इंटरलिंकिंग फूड चेन को ही तो फूड वेब बोलते हैं, तो ये हमारा एक फूड वेब क्रिएट हो गया। समझे कि नहीं? नेक्स्ट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन हाउ द नर्व सेल्स हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्व सेल्स के मतलब न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है और एक्सप्लेन करना है कि उसमें कैसे इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं। तो डायग्राम ये रहा, बहुत सालों से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इसमें इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होता है, तो देखिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कौन करता है? स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल। ये नर्व सेल का तो स्पेशलाइज्ड टिप है, डेंड्राइट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्वायर होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेते हैं ये लोग। अब यहाँ पे फिर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है इसी एंड पे। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या होता है कि उस इंफॉर्मेशन को के बदले में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होता है, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सेल बॉडी से होते हुए, एक्सोन से होते हुए ट्रांसमिट करता है। द इम्पल्स, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हुआ, ये ट्रैवल करता है फ्रॉम डेंड्राइट अलोंग द एक्सोन। ये डेंड्राइट से लेते हुए, सेल बॉडी से लेते हुए, एक्सोन से होते हुए यहाँ तक ट्रांसमिट होता है ये इम्पल्स। अब यहाँ पे तो एंड हो गया, अब इसके आगे कहाँ जाएगा? तो एट द एंड ऑफ एक्सोन, एक्सोन के एंड पे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थे वो यहाँ पहुँचने के बाद एक केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse at the dendrite of the next neuron. यहाँ पे एक ऐसा ही न्यूरॉन एक और होगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगा, उसका ये डेंड्राइट एंड है। तो ये जो गैप है, इतना सा गैप, इस गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स, ठीक है, दो न्यूरॉन का बीच का गैप है। तो इस गैप को कैसे क्रॉस होगा? तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक केमिकल रिलीज करते हैं और इस केमिकल के थ्रू ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में चले जाते हैं। फिर यहाँ से वापस से इन्फॉर्मेशन ले लिया, वापस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, ये थ्रू एक्सॉन ट्रैवल करेगा, फिर एंड पे जाएगा, फिर अगला न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट होता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो इम्पल्सेस है वो ट्रांसमिट होते हैं नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन में। ये इसका डायग्राम बना देंगे, इजी। ये हम लिख रखे हैं इसका फंक्शन। डेंड्राइट का फंक्शन है इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करना, सेल बॉडी का फंक्शन है मेंटेन सेल ग्रोथ, और एक्सोन का काम है कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन। क्लियर है? ये आप नहीं भी लिख सकते, ये समझाने के लिए था, आप सिर्फ जो डायग्राम है और लेबलिंग है उतना कर दीजिए। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 14, इन अ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट प्लांट्स विथ प्योर राउंड ग्रीन सीड, ठीक है, जिसका जेनेटिक मेकअप ये है, वर क्रॉस्ड विथ प्लांट विथ रिंकल्ड येलो सीड। ऐसे प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया। सो द गैमेट फॉर्म्ड व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड। सबसे पहले पेरेंट्स को लिखिए, पेरेंट है ये RRYY और दूसरी है ये, ठीक है। तो इनका जब गैमेट निकलेगा, एक है RR स्मॉल y और दूसरा है स्मॉल r कैपिटल Y, यही तो है दो पेरेंट। तो इनका जब गैमेट निकलेगा तो ये दो R में से कोई एक R निकलेगा और ये दो Y में से कोई एक Y निकलेंगे, यही तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे जो गैमेट निकलेगा वो स्मॉल r और कैपिटल Y, ठीक है, ये गैमेट निकला। और ये दोनों का जब क्रॉस होगा तो बच्चे क्या होंगे? ये कैपिटल R स्मॉल r और ये कैपिटल Y स्मॉल y, ये हो गया पेरेंट के बच्चे। अब जब ये, इसी को बोलते हैं F1 जनरेशन। तो जब F1 जनरेशन का क्रॉस होगा, ऐसा ही सेम एक और प्लांट लेंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये जो बच्चा मिला RRYY, ऐसा ही एक और सेम प्लांट लेंगे RRY और Y। अब यहाँ पे जो गैमेट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, वही पूछ रहा है, गैमेट्स ऑफ F1। ये F1 जनरेशन है, इसका गैमेट बताइए। तो यहाँ पे गैमेट, ये दोनों R में से कोई एक R निकलेगा और ये दोनों Y में से कोई एक Y निकलेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या फिर यहाँ पे ये R निकल सकता है और ये Y जा सकता है, ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया। या फिर ये कैपिटल R और कैपिटल Y, ये कॉम्बिनेशन हो गया। या फिर ये स्मॉल r और ये कैपिटल Y, ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गया। तो गैमेट यही चार मिलेंगे, समझे कि नहीं? यही आंसर करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
A total of 144 seeds were produced which developed into saplings. F1 जनरेशन को जब क्रॉस कराया गया, ठीक है, F1 जनरेशन को जब क्रॉस कराया गया तो टोटल 144 सीड्स निकले जिसको एक पौधे में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो शो द रेशियो इन विच दीज ट्राइड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड इन दिस 144 सैपलिंग। तो 144 सैपलिंग मतलब किस रेशियो में कौन सा टाइप का प्लांट बनेगा। तो देखिए जो पेरेंटल जनरेशन था उसमें क्या फीचर थे, राउंड ग्रीन ये फीचर थे और रिंकल्ड येलो ये दो फीचर थे। अब चूंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंट हुआ है तो फीचर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। राउंड ग्रीन तो रहेंगे ही, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो सॉरी ये है रिंकल्ड येलो, ये दोनों तो रहेंगे ही और मिक्सअप भी होगा, जैसे कि राउंड येलो भी मिलेगा और रिंकल्ड ग्रीन भी मिलेगा, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब हमें रेशियो पूछ रहा है तो इस टाइप के मतलब क्रॉस में F2 जनरेशन में जो फेनोटाइप होता है वो हमेशा 9:3:3:1 होता है। ये रेशियो याद रखिएगा, फेनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो ये इसी रेशियो में डिवाइड होंगे। तो अब सवाल आता है कि 4 फीचर तो हमें पता चल गया, अब ये 9 किसके लिए है, ये 3 किसके लिए है और 1 किसके लिए है वो बताइए। तो जो डोमिनेंट होता है ना, जैसे कि यहाँ पे राउंड जो है वो डोमिनेंट है और यहाँ पे येलो जो है वो डोमिनेंट है, तो वो सबसे हाईएस्ट वाले को मिलेगा। तो टोटल है 144 सीड और उसको डिवाइड करना है 9 इस रेशियो में। तो 9 ऊपर लिख दीजिए और नीचे सबका समेसन 9 और 10 और 16 9 जा, तो 9 जा आ गया 81। तो 81 जो आया वो ये हो जाएगा राउंड येलो, समझे कि नहीं। अब बात है ये 27 किस टाइप के होंगे, तो जो जिसमें एक भी डोमिनेंट हो गया तो वो ये 3-3 वाला लेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, ये राउंड ग्रीन इसमें एक डोमिनेंट है और ये रिंकल येलो इसमें भी एक डोमिनेंट है, तो क्या हो जाएगा वो 3-3 का रेशियो में बटेगा। तो उसका नंबर निकालने के लिए टोटल है 144, इसको 3 का रेशियो में निकालना है तो 3 बटे सबका समेसन 16, तो 16 9 जा 9 3 जा 27 ये आ गया और ये रेशियो भी 3 है तो ये भी हो जाएगा 27, ठीक है। और जो पूरा ही रेसेसिव होगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन रेसेसिव है और यहाँ पे रिंकल रेसेसिव है, तो रिंकल ग्रीन का नंबर निकालने के लिए वो 1 को जाएगा, तो उसका नंबर हो जाएगा 144 को डिवाइड करना है 1 के रेशियो में, तो 16 9 जा 9 1 जा 9। तो इस तरीके से ये डिवाइड होता है, समझे कि नहीं। अब ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पहले से पता था तो आप ये समझ पाए होंगे, नहीं तो नहीं समझ पाए होंगे। इस चीज़ को हम पूरे अच्छे तरीके से हेरिडिटी का जो चैप्टर जब पढ़ाए थे उसमें अच्छे से समझा रखे हैं, इसमें थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आपको इसमें दिक्कत आ रहा है तो। आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 15 पे। नेहा कंज्यूम्ड बॉइल्ड स्वीट पोटैटोज एंड बॉइल्ड एग फॉर ब्रेकफास्ट। नेहा नाश्ते में खाती है पोटैटो, आलू खाती है और अंडा खाती है। Help her to understand some steps in the process of digestion of the food taken by her by answering the question given below। ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट इधर सब पार्ट ए और बी। ये ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है और सी और डी तो अटेम्प्ट करना ही है। ए में पूछा गया है कि विच ऑफ दिस फूड आइटम्स इज रिच इन प्रोटीन। पोटैटो और एग में किस में प्रोटीन ज़्यादा होगा, तो कॉमन सेंस है एग में ज़्यादा प्रोटीन होता है। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज द डाइजेशन ऑफ दिस कॉम्पोनेंट इनिशिएटेड। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे इनिशिएट होता है, तो सबसे पहले पेट में इनिशिएट होता है। पेट में देखिए पेट में क्या होता है, इसका आंसर हम लिख रखे, तो एग्स आर रिच इन प्रोटीन, ठीक है। इसका डाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट होता है स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इसमें जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, ये 4 हटा दीजिए, रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन और म्यूकस। ये 3 चीज़ होते हैं पेट में, स्टमक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है जिससे कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो काम कर पाए। पेप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, इस तरीके से काम होता है, ठीक है।
यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। एंजाइम का नाम भी पूछा था, कंडीशंस रिक्वायर्ड टू एसिटिक कंडीशन, ग्लैंड्स कौन सा एसोसिएटेड है, वो सब। ठीक है, नेक्स्ट बी में इसमें पूछा गया है विच ऑफ दीज फूड आइटम्स कंटेन फैट। पोटैटो और एग किसमें फैट है, तो अंडा में ही फैट होता है। ठीक है, पोटैटो तो पूरा पूरी कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है। हाउ इज इट डाइजेस्टेड, तो फैट कैसे डाइजेस्ट होता है वो बताइए। तो देखिए एग्स कंटेन फैट, पहले तो ये लिखा हमने सब, तो फैट का डाइजेशन यहाँ से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर ब्रेक्स डाउन लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। लीवर से बाइल जूस आता है जो बड़े बड़े फैट के जो ढेले थे उसको छोटे छोटे में ब्रेक तोड़ देता है, ताकि जो एंजाइम्स काम करेंगे उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए। और साथ ही साथ ये मीडियम को भी अल्कलाइन बना देता है ये बाइल जूस। ठीक है, फिर जो फैट के जो ग्लोब्यूल्स थे जो अब छोटे छोटे हो गए टुकड़े, उसको इमल्सिफाइड फैट बोलते हैं। वो इमल्सिफाइड फैट आर डाइजेस्टेड बाय लिपेज सीक्रेटेड बाय पैनक्रिया। पैनक्रिया लिपेज छोड़ता है और ये लिपेज उस इमल्सिफाइड फैट यानी छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, सी विच ऑफ दिस फूड आइटम्स इज रिच इन स्टार्च। स्टार्च में कौन ज़्यादा होगा, तो पोटैटो, ग्रीन प्लांट में स्टार्च होगा। हाउ इज इट्स डाइजेशन इनिशिएटेड, अब इसका डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होता है, तो स्टार्च मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। देखिए स्वीट पोटैटोज आर रिच इन स्टार्च। सलाइवा सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा सीक्रेट करता है। इस सलाइवा में एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है टू गिव शुगर। तो मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है स्टार्च का। तो द फिगर गिवन बिलो, नंबर डी पढ़ रहे हैं, द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का डायग्राम है, पूरा मुंह से लेके यहाँ छेद तक, ये पूरा पार्ट्स को एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। विच ऑफ दीज पार्ट्स विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एज सुन एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो पचा हुआ खाना है वो कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो बताइए डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होता है, तो आप बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, तो यहीं पे पचा हुआ खाना ज़्यादा मिलेगा, तो वो हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बात क्लियर है कि नहीं है? आइए नेक्स्ट नंबर 16 देखिए। पुनीत वांटेड टू ग्रो बनाना प्लांट, केले के पेड़ उगाने हैं इसे, तो बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन शुड ही ऑप्ट फॉर सीड, क्या उसके केले को बीज लगाने चाहिए या फिर कोई और दूसरे मेथड ट्राई करने चाहिए केले के पौधे लगाने के लिए। तो देखिए केला का बीज तो मिलेगा नहीं, केला बीज प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करना पड़ेगा, यानी केला का कोई पार्ट्स है, प्लांट का पार्ट्स है, प्लांट को ग्रो करना पड़ेगा स्टेम कटिंग से। ठीक है, केला का पार्ट कहीं से काट के लाइए, उसी को मिट्टी में लगाइए तो केला का पौधा मिलेगा। दूसरा, ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ बनाना प्लांट यूजुअली शो वेरी लिटिल वेरिएशन। जो बनाना प्लांट के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी पेरेंट्स से काफ़ी मिलते हैं, काफ़ी कम चेंज होता है उसमें, लिटिल वेरिएशन होता है। तो ये वेरिएशन होता किस कारण से है वो बताइए, और ये वेरिएशन अच्छे हैं कि बुरे वो बताइए। तो वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि जब डीएनए का कॉपी होता है उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, उस वजह से वेरिएशन होता है। एक लाइन का आंसर तो ये दिया हमने। अब हमें बताना है ये वेरिएशन अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेरिएशन अच्छे होते हैं क्योंकि वेरिएशन इवोल्यूशन में हेल्प करता है। तो वेरिएशन इज गुड क्योंकि ये पॉपुलेशन को हेल्प करता है टू पास ओवर अनफेवरेबल कंडीशन। एक बैक्टीरिया का एग्जांपल से हमने समझा था एनसीईआरटी बुक में कि जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो कुछ ऐसे वेरिएंट होते हैं जो हाई टेम्परेचर को झेल लेते हैं, इससे पूरा जो पॉपुलेशन है वो वाइप आउट होने से बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन का अच्छाई। और बुराई क्या है इसका, बुराई ये भी है कि कभी कभी कुछ अच्छे गुण पेरेंट्स से बच्चे में नहीं आ पाते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर लॉस्ट। ठीक है, समटाइम्स वेरिएंट्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन न्यू कंडीशन, ज़्यादा चेंज होने से वेरिएशन सर्वाइव नहीं कर पाता है। और कभी कभी तो जो वेरिएंट है, जो बच्चा है, वो सेलुलर एपेटस शरीर में ही सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो वहीं पे मर जाता है। तो वेरिएशन का ये बुराई हो गया, ये अच्छाई हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
लिखा है कि एनी वॉज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड बाई वाटरमेलन अंडर डिफरेंट कंडीशन. ठीक है. शी ग्रीव 25 वाटरमेलन प्लांट ईच इन बोथ ग्लास हाउस ए एंड बी. वो एक रिसर्च कंडक्ट करती है नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस, कितने फल देता है ये वाटरमेलन प्लांट. ठीक है. अलग अलग कंडीशन में वो दो हाउस बनाती है, एक है ये और एक है ये, ए और बी. ठीक है. सी इंट्रोड्यूस्ड पॉलिनेटर्स इन ग्लास हाउस ए ओनली. उसने क्या किया, ग्लास हाउस ए में पॉलिनेटर्स डाल दिया. पॉलिनेटर्स का काम होता है वो एक फूल से दूसरे फूल में जाकर बैठेंगे और मेल फीमेल गैमेट को मिलाने में हेल्प करेंगे. ठीक है. पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. तो व्हाट डिफरेंस विल सी ऑब्जर्व इन द नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन द टू ग्लास हाउसेस, एक्सप्लेन विथ रीजन. तो दोनों हाउस में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, किसमें ज़्यादा प्लांट मतलब ज़्यादा फ्रूट देखने को मिलेगा. तो देखिए वाटरमेलन जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है. यानी क्या तो फ्लावर्स मेल होंगे नहीं तो फीमेल होंगे. ठीक है. दोनों पार्ट एक ही फूल में प्रेजेंट नहीं होगा. जब ग्लास हाउस ए में पॉलिनेटर्स है तो पॉलिनेटर्स क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होने में हेल्प करेंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ फ्रूट्स भी ज़्यादा होंगे. विदाउट पॉलिनेटर्स जो प्रोबेबिलिटी है बच्चा होने का वो काफ़ी कम हो जाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में. ठीक है. तो ग्लास ए में जिसमें पॉलिनेटर्स है उसमें ज़्यादा बच्चे देखने को मिलेंगे, ज़्यादा फ्रूट्स देखने को मिलेंगे. दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट 3 चेंजेस दैट विल ऑकर इन अ फ्लावर वंस इट गेट्स फर्टिलाइज्ड. जब फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या क्या चेंज होते हैं. तो फ्लावर फूड में कन्वर्ट हो जाता है, फूल जो है वो फल बन जाता है. क्या क्या होता है देखिए, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है. ओवेरी जो है वो फल का गुदा बन जाता है. ठीक है. आप एक मैंगो का एग्जांपल से समझिए. जो अंदर सीड है वो क्या था, पहले ओव्यूल था, और जो ये पूरा जो खाने वाला पार्ट है वो क्या है, ओवेरी है. और इसमें जो पत्ते थे, पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब सूखे मुरझा के नीचे गिर जाते हैं. ठीक है. आइए अब दूसरा सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री का. MCQ, which of the following equation represent redox reaction and what are the values of P and Q in these equations. दो इक्वेशन है, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है वो बताना है. रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता हो. तो पहचानते हैं. पहले में Fe2O3 था, इसमें ऑक्सीजन था, ये यहाँ से बन गया Fe, ऑक्सीजन लूज हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया. दोनों रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो ये इसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. ये तो है रेडॉक्स. इसको चेक कर लेते हैं. C4H10, यहाँ से यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कार्बन के साथ पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट गया और ऑक्सीजन जुड़ गया. तो हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है. और यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों में से कोई भी हो तो ऑक्सीडेशन बोल देते हैं. और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अगर हटना हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे. तो यहाँ से यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है. ठीक. तो वो दोनों ही रेडॉक्स है. बोथ इक्वेशंस आर रेडॉक्स, बोथ इक्वेशन आर रेडॉक्स. यहाँ तक तो हो गया. और वैल्यू ऑफ P एंड Q ये भी बताना है. तो देखिए P क्या होगा, आयरन. यहाँ पे आयरन कितना है, 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए. P का वैल्यू 2 हो गया, दोनों में 2 है. Q का वैल्यू चेक करना है. यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो 2 10 जा 20 है हाइड्रोजन. इस साइड में 2 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 20 हो जाए तो 10, यानी Q का वैल्यू 10 होगा. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर. ठीक है. आइए नेक्स्ट 18 नंबर देखिए. 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आर लिस्टेड. कोई ऑक्साइड है वो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और ये है बेस से भी रिएक्ट कर रहा है. तो हम पढ़ रखे हैं कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. और हमने 2 एग्जाम्पल याद रखा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. ठीक है. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ डाइल्यूट
एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, ये स्टेटमेंट सही है। और जिंक ऑक्साइड ये भी एसिड के साथ भी और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 1 एंड 3 हो गया राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये याद रखिएगा दोनों का इक्वेशन, ये एल्यूमिनियम का एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन याद रखिएगा, और ये जिंक ऑक्साइड का एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन याद रखिएगा, हाई चांसेस है आने का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब्स P and Q containing aqueous copper sulfate and aqueous silver nitrate separately। आयरन को हम ऐड कर रहे हैं 2 टेस्ट ट्यूब में, P और Q दोनों में। P में क्या है, कॉपर है, मेटल कॉपर सल्फेट है CuSO4, और इसमें है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो किस में रिएक्शन होगा, आयरन ऐड कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज देखना होगा। इसमें हम देखते हैं कि जो आयरन है ना वो कॉपर और सिल्वर दोनों से ऊपर में है, यानी आयरन दोनों को डिस्प्लेस करने का पावर रखता है, तो आयरन दोनों में ही रिएक्शन कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं कि क्यू में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये गलत हो गया। आयरन नेल इज कोटेड विद ब्राउन कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब P, मतलब रिएक्शन करेगा, और सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब Q, मतलब रिएक्शन करने के बाद ही कलर चेंज होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सी और डी में देखें तो नो रिएक्शन लिखा है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन बी ही होगा राइट। नेक्स्ट 20 मेथाइल ऑरेंज, जो कि एक इंडिकेटर है, इसको हम ऐड कर रहे हैं एसिड में भी और बेस में भी। व्हाट इज द कलर ऑफ मेथाइल ऑरेंज इन ईच सॉल्यूशन, तो बताना है मेथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर देता है और बेस में कौन सा कलर देता है। तो रेड और येलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21 which of the following substances when dissolved in equal volume of water will have the highest pH value। हाईएस्ट pH वैल्यू कौन देता है, बेस देगा। जो बेस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही हाईएस्ट pH वैल्यू देगा, है कि नहीं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे हमें दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्ग तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, तो हाईएस्ट pH वैल्यू यही देगा। नेक्स्ट MCQ खत्म हो गया, सॉरी एक और MCQ है। लिखा है कि when excess carbon dioxide is passed through lime water the milkiness disappear। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए होता क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करते हैं तो ऐसा रिएक्शन होता है और बनता है इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनसॉल्यूबल होता है पर पानी में घुलता नहीं है, और इसी के कारण वो पानी वाइट दिखने लगता है, दूध की तरह दिखने लगता है। फिर इसी में अगर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम पास करें, ये प्रोडक्ट था ही इतना प्रोडक्ट, इसमें हम और कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करें तो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि होता है सॉल्यूबल। तब मिल्कीनेस खत्म हो जाता है, ठीक है, वो पानी फिर से कलरलेस हो जाता है। तो पूछा है कि कलरलेस क्यों होता है, मिल्कीनेस डिसअपियर क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पहले इनसॉल्यूबल था वो अब सॉल्यूबल हो जाता है। इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड with aqueous solution of sodium sulfate the aqueous solution formed will be। एक तरफ हम ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड, दूसरी तरफ सोडियम सल्फेट, दोनों का रिएक्शन होता है तो 2 प्रोडक्ट बनता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है वो सॉलिड रहता है, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे जम जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो एक्वस सोल्यूशन में रहे, मतलब पानी में घुल के रहे। तो NaCl जो कि सॉल्ट है वो पानी में घुल के रहता है, तो NaCl हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक्वस फॉर्म में है AQ, जबकि बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एसर्शन है C4H8, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला है CnH2n, डबल है, मतलब ये एल्कीन है डबल बॉन्ड वाला। C4H6, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डबल करके 2 माइनस किया हुआ है, 4 का डबल 8, 8 में से 2 गया 6। CnH2n-2, ये क्या है, अल्काइन है। बता सकते हैं कितना बॉन्ड होगा, तो आप बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड है ये। और ये क्या है, डबल करके 2 ऐड किया हुआ है, CnH2n+2, ये फॉर्मूले वाला कंपाउंड है, ये अल्केन है,
इसमें बताइए कितना बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये सब एक सेपरेट होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, अलग अलग सीरीज बनता है। तो यहाँ पे लिखा है मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एसर्शन गलत होते ही दूसरा रीजन हमें पढ़ना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना है, क्योंकि इसी में सिर्फ एसर्शन फॉल्स लिखा होता है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट, अब शॉर्ट आंसर शुरू होते हैं। लिखा है कि द फॉलोइंग एक्टिविटीज सेट अप इन द साइंस लैब बाय द टीचर। ही क्लैम्प्ड एन एल्यूमिनियम वायर ऑन अ स्टैंड, ऐसे एल्यूमिनियम वायर को ऐसे क्लैम्प करके लगा दिया इन्होंने। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, यहाँ पे उन्होंने वैक्स लगा के एक पिन फिक्स कर दिया मोम लगा के, ठीक है। देन ही हीटेड द वायर विद अ बर्नर, यहाँ से उन्होंने हीट करना शुरू किया। तो स्टूडेंट ऑब्जर्व द पिन फॉल ऑफ, स्टूडेंट ने देखा कि थोड़ी देर बाद ये पिन जो है मतलब मोमबत्ती पिघल गया और ये पिन नीचे जाके गिर गया। ये एक्टिविटी है, मतलब समझ में आ गया ये क्या एक्टिविटी है कि कोई भी मेटल जो है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, मेटल जो है वो हीट अच्छा कंडक्ट करता है। यहाँ पे हमने हीट शुरू किया, वो हीट फ्लो हो गया यहाँ तक, तो हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम बाय सिल्वर वायर, एल्यूमिनियम के जगह पे अगर सिल्वर लेते तो स्टूडेंट क्या चेंज ऑब्जर्व करते। तो देखिए सिल्वर भी मेटल है और हमें पता है सिल्वर सब बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर एनसीईआरटी बुक में देखें तो क्या लिखा हुआ था, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और बेस्ट कंडक्टर जो है वो है सिल्वर और कॉपर। तो अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह पे अगर हम सिल्वर लेते हैं तो जो और जल्दी हीट पास होगा और ये जो पिन है वो और भी जल्दी गिर जाएगा, ठीक है। तो आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द पिन विल ड्रॉप बट विल टेक लेस टाइम, कम टाइम में ही वो पिन ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम। बात क्या है, समझ रहे? नेक्स्ट, विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या ये हीट करते करते क्या ये एल्यूमिनियम वायर पिघल जाएगा क्या? तो ये नहीं पिघलेगा क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी इसको मेल्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, ऐसे इजीली मेल्ट नहीं होंगे, मोमबत्ती थोड़ी है, ठीक है। कि नो एल्यूमिनियम वायर विल नॉट मेल्ट बिकॉज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट 26 नंबर, इसमें क्या तो ए नहीं तो बी अटेम्प्ट करना है। ए को पहले करते हैं। लिखा है कि एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन। इतना लाइन पढ़ते ही क्लियर हो गया ये एक्स क्या होगा, रिएक्टिव मेटल, जैसे कि सोडियम नहीं तो पोटेशियम होगा, ठीक है। इजी के लिए पोटेशियम मान के चलते हैं। एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता था। एक्स फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड और रिएक्शन विथ क्लोरीन, एक्स रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, तो हमें पता है एक्स क्या है, सोडियम है, तो NaCl कंपाउंड बनेगा और ये आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, क्या हम इसको पानी में रख सकते हैं क्या? नहीं, पानी में रखेंगे तो आग लग जाएगा। एक्स हाईली रिएक्टिव है एंड विल कैच फायर। फिर रीजन भी दे दिया हमने। आइडेंटिफाई एक्स, एक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो सोडियम है ये। नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर। जब इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं और इक्वेशन लिखिए। तो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, नेम हमने लिख दिया सोडियम और प्रोसेस का नाम लिख दिया ये। और हमें दो इक्वेशन भी लिखने बोला गया था। तो कैथोड पे ये रिएक्शन होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का कमी होता है तो वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बन जाता है सोडियम मेटल। और एनोड पे क्लोरीन जो है वो Cl, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। इसमें क्या है, Cl माइनस है, ये बन जाएगा क्लोरीन गैस, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाइए और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज हो जाएगा, समझे? चल नेक्स्ट, इसी में दूसरा ऑप्शन को अटेम्प्ट करते हैं। द डोम्स ऑफ मैनी बिल्डिंग इन यूरोप आर मेड ऑफ कॉपर, ठीक है। कई बिल्डिंग्स के जो छत है वो कॉपर के बनते हैं। दीज डोम्स नाउ अपीयर ग्रीनिश, अब ये उनका कलर ग्रीनिश हो गया है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, कोरोजन हुआ होगा। तो वही पूछ रहे हैं कि क्यों इनका कलर ग्रीनिश हो गया। तो ग्रीनिश इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड या फिर इट गॉट करोडेड
टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस्ड बाय आयरन डोम्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ चेंज ऑफ कलर ऑफ कॉपर डोम्स? तो कॉपर का जगह पे क्या हम आयरन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ताकि ये ग्रीन कलर ना हो? तो आयरन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो और भी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि आयरन में भी क्या लगेगा, रस्ट लगेगा। ठीक है, रस्ट लगेगा और होगा क्या, देखिए, आयरन विल रस्ट एंड द रेडिश लेयर ऑफ रस्ट विल कम ऑफ एक्सपोजिंग आयरन इनटू एयर। कॉपर का ये है कॉपर मान लीजिए और ये है आयरन, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये भी कोरोड होता है और ऊपर में ग्रीनिश लेयर लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ग्रीनिश लेयर अंदर का कॉपर को खराब होने से बचाता है, सिर्फ ऊपर का खराब होगा, नीचे का कॉपर सुरक्षित रहेगा। लेकिन आयरन में एक बार अगर रस्ट निकल गया तो वो धीरे धीरे पूरा आयरन को ही खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आयरन का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, कॉपर का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। वो यहाँ पे लिखा है, आयरन में लगेगा जंग, रस्ट एंड द रेडिश लेयर ऑफ रस्ट विल कम ऑफ, ये निकल जाएगा, फिर अंदर का जो आयरन है वो एक्सपोज हो जाएगा, फिर उस पर रस्ट लगेगा। इस तरीके से वो डोम बचेगा ही नहीं, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। जबकि कॉपर जो है कोरोजन होने का बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर उस पर बन जाता है ग्रीन कलर का। ठीक है, विच डज नॉट अलाउ फर्दर कोरोजन, और कोरोजन होने से बचा लेता है। ठीक है, तीसरा है, डोम्स यूज टू बी मेड ऑफ थिन शीट्स ऑफ मेटल। डोम बनाने के लिए हमें मेटल्स का पतला पतला शीट चाहिए, चादर जैसा। ठीक है, शीट चाहिए। तो क्यों पहले के आर्किटेक्ट लोगों ने कॉपर को चुना डोम्स बनाने के लिए? क्योंकि कॉपर को हम इजीली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर क्या है, हाईली मेलिएबल है। कॉपर इज हाईली मेलिएबल मेटल। मेलिएबल होने का कारण इसको हम चपटा मतलब प्रेशर डाल के बहुत पतला शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने कॉपर को चुना। नेक्स्ट, ये डायग्राम देख के समझ गए, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग अ सेटअप एज शोन इन फिगर 1। अमृता ने डिस्टिल्ड वाटर में ऐसा सेटअप करके करंट पास किया। सी वॉज एक्सपेक्टिंग टू गैसेस टू बी इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि एनोड और कैथोड पे दो गैस इवॉल्व होंगे। पता है एनोड पे क्या निकलता है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन डबल अमाउंट में निकलता है। सडनली सी रियलाइज्ड दैट द बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो व्हेन सी यूज्ड डिस्टिल्ड वाटर। फिर वो एक और सेटअप करती है और देखती है कि ये डिस्टिल्ड वाटर से जब करंट पास करने की कोशिश करती है तो करंट पास नहीं होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है। आफ्टर दिस रियलाइजेशन, इसके बाद वो क्या करती है, कुछ ऐड करती है डिस्टिल्ड वाटर में, इसमें कुछ 1-2 बूंद डालती है। ठीक है, कोई सब्सटेंस, ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो पाए इसमें भी। ठीक है, तो आंसर करना है, क्वेश्चन क्या है, विच गैस सी वॉज एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म्ड एट एनोड एंड विच वन एट कैथोड। एनोड और कैथोड पे कौन सा गैस एक्सपेक्टेड था, तो एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन। इस तरीके से आंसर लिख देना है, ऑक्सीजन गैस एट एनोड, हाइड्रोजन एट कैथोड। नेक्स्ट, वाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो व्हेन अमृता पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यही बोल सकते हैं इसमें आयंस नहीं होता है। ठीक है, विच सब्सटेंस वॉज एडेड बाई अमृता टू डिस्टिल्ड वाटर टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसमें यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऐड किया? तो क्या तो आप 1-2 बूंद एसिड डाल दीजिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए 1-2 बूंद, या फिर आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, NaCl डाल दीजिए। ये इसमें क्या करेंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, Na+ आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, H+SO4- आयंस का फॉर्मेशन होगा तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो वही यहाँ पे लिखना है कि एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सम NaCl, या फिर और भी कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं, KCl, जो भी। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, सारा टुक 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। वो एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml NaOH लेती है, बेस लेती है। ठीक है, एंड एडेड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थलीन सॉल्यूशन टू इट, और इसमें 2 ड्रॉप फेनोप्थलीन डाल देती है। जैसे ही फेनोप्थलीन डाला जाएगा इसमें, तो फेनोप्थलीन का कलर बेस में क्या होता है, पिंक हो जाता है। ये अब पिंक कलर का बन गया होगा ये सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूशन टर्न्ड पिंक इन कलर। समझ गए?
ये याद रखिएगा, फेनोल्फथलीन जो है ये एसिड में कलरलेस होता है, पानी जैसा दिखेगा, और बेस में ये होता है पिंक कलर का। ये कलर आपको पता होना चाहिए। सी एडेड dilute H2SO4 to the above solution drop by drop until the solution in the test tube became colorless। अब इसमें वो क्या करती है, बूंद बूंद करके H2SO4 ऐड करना शुरू करती है, जो कि एसिड है। ये एसिड, ये बेस, कौन सा रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद ना इसमें एसिड बचेगा, इस सॉल्यूशन में ना एसिड बचेगा और ना बेस बचेगा। ठीक है, तो देखिए वो बूंद बूंद करके एसिड डाले जा रही है, तो ऐसे करते करते उसने 40 ड्रॉप एसिड डाला, तब उसको कलर चेंज देखने को मिला, पिंक टू कलरलेस। पहले था ये पिंक कलर का, जब उसने एसिड डालना शुरू किया, ऐसे करते करते जब 40 बूंद उसने डाल दिया, तब ये कलर पिंक से हो गया कलरलेस, पानी जैसा दिखने लगा। ठीक है, मतलब पूरी न्यूट्रलाइजेशन हो गया। When Sarah added a drop of NaOH to the solution, फिर उसने क्या किया, जब ये कलरलेस हो गया ये पूरा सॉल्यूशन, मतलब ना इसमें अब एसिड का पावर है ना बेस का पावर है, तब उसने क्या किया, वापस से वो बेस यानी NaOH एक ड्रॉप डाल दिया इसमें। ठीक है, तब ये फिर से सॉल्यूशन ये पूरा बेसिक हो गया, तो वापस से क्या होगा, पिंक कलर वापस आ गया इसमें। ठीक है, सारा नाउ ट्राइड द एक्टिविटी विद डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। फिर उसने अलग अलग कॉम्बिनेशन में ड्रॉप और इसका डाला और उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिकॉर्ड किया इस तरीके से कि जब 2 ml NaOH ले रही है तो कितना ड्रॉप चाहिए, 20 ड्रॉप। यहाँ पे लिखा था 2 ml NaOH के लिए कितना ड्रॉप चाहिए, 40 ड्रॉप। तो कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में। 3 ml जब लेती है तो 30 ड्रॉप चाहिए, 4 ml जब लेती है तो 40 ड्रॉप। तो यहाँ पे इसको, ये क्वेश्चन में यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होता। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। इफ सारा यूज्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, हाउ मेनी ड्रॉप्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर चेंज। अगर यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में डाइल्यूट H2SO4 ना लेके कॉन्सेंट्रेटेड, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है, ये एसिड लिया होता तो क्या चेंज होता, तब उसको क्या 40 ही ड्रॉप डालने पड़ते या फिर 40 से कम ड्रॉप डालने पड़ते। तो 40 से कम ड्रॉप डालने पड़ते। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 में ज़्यादा H+ आयन होगा, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कंपेयर टू डाइल्यूट H2SO4 से। ठीक है, तो वही आंसर इसका लिख देना है, लेस देन 40 बिकॉज कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स मोर H+ आयन्स देन डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट, Sarah measured 20 drops of dilute H2SO4 and found its volume to be 1 ml। सारा देखती है कि ये 20 ड्रॉप को जब मेजर करती है तो इसका वॉल्यूम पता चलता है 1 ml है ये। ठीक है, इफ सारा ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर ऑफ NaOH solution by 3 ml of H2SO4, हाउ मेनी ml of NaOH did she take। देखिए, एक तरफ है H2SO4, एक तरफ है NaOH। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसका 20 ड्रॉप होता है 1 ml। फिर अगली लाइन में क्या बोला है, इफ सारा ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय यूजिंग 3 ml। अब यहाँ पे ये 3 ml ले रहे हैं H2SO4। ठीक है, 3 ml ले रहे हैं, मतलब कितना ड्रॉप ले रहे हैं, ये 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स, मतलब 60 ड्रॉप वो डाल रही है। ठीक है, हाउ मेनी ml ऑफ NaOH, तो ये 60 ड्रॉप कितना ml NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसी से टेबल से आइडिया लगाइए कि जब 20 ड्रॉप होता है तो 2 ml NaOH, 20 ड्रॉप H2SO4 होता है तो 2 ml NaOH होता है। तो ये 20 की जगह पे अब 60 ड्रॉप ले रही है, 60 ड्रॉप, तो कितना होगा, ये 3 टाइम्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, तो 6 ml NaOH न्यूट्रलाइज होगा 60 ड्रॉप से। समझे कि नहीं, तो डायरेक्ट आप 6 ml आंसर लिख सकते हैं, विल न्यूट्रलाइज 6 ml ऑफ NaOH, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप आराम से खुद से समझ के कीजिएगा, आप कर पाएंगे, बेसिक है। फिर सारा टेक्स 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, वो क्या करती है, 10 ड्रॉप H2SO4 लेती है। ठीक है, एंड ऐड
2 ड्रॉप ऑफ फेनोप्थलीन, इसमें 2 ड्रॉप फेनोप्थलीन डाल देती है। कलर तो कलरलेस ही रहेगा क्योंकि एसिड में फेनोप्थलीन कलरलेस रहता है। देन शी एड्स NaOH ड्रॉप वाइज, अब इसमें बूंद बूंद करके वो बेस डालना शुरू करती है NaOH। सारा ऑब्जर्व्स अ चेंज इन कलर आफ्टर एडिंग 20 ड्रॉप्स, तो 20 ड्रॉप्स NaOH डालने का बाद कलर चेंज हो जाता है। व्हाट चेंज इन कलर वुड सी ऑब्जर्व, तो कौन सा कलर मिलेगा और क्यों मिलेगा? तो कलरलेस था, अब बेस हो गया तो क्या हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? तो क्योंकि फेनोप्थलीन बेस में पिंक कलर होता है। तो इसका आंसर लिखना है कलर विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। ठीक है, पिंक हो जाएगा क्योंकि फेनोप्थलीन इज कलरलेस इन एसिड एंड टर्न्स पिंक इन बेसिक। ये ज़्यादा इजी है, इसके मुकाबले ये ज़्यादा इजी था। तो आप चाहते तो इसको अटेम्प्ट ना करके इसको अटेम्प्ट करते। नंबर सी, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे रिएक्शन का इक्वेशन लिखिए। तो 2 कंपाउंड है, एक है एसिड H2SO4 और दूसरा है बेस NaOH। एसिड प्लस बेस क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट बना लीजिए यहाँ से Na2SO4 प्लस H2O, और फिर इसको बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस करके यहाँ पे लिखा ही होगा, ये रहा। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। समझ गए? नेक्स्ट, इसी में कुछ और भी पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई द रिएक्शन इज अ, ये किस टाइप का रिएक्शन है? ऑप्शन चूज कीजिए। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है, पता चल गया। और साथ ही साथ इसको अगर आप ध्यान से देखें तो Na के साथ SO4 आ गया और H2 के साथ OH चला गया तो H2O बन गया। तो ये जाके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है और ये जाके यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये होगा करेक्ट आंसर। बस ये हो गया। नेक्स्ट 29 पे आते हैं। इसमें भी 2 ऑप्शन है, क्या तो ए नहीं तो बी अटेम्प्ट करना है। ए को पहले करते हैं। एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है CXHY। ये कंप्लीट कंबशन, पूरी जल जाता है और इस टाइप का रिएक्शन देता है। ये हमें एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो इजी है, बताइए। एक्स यानी कार्बन कितना होगा? इस साइड देखिए कार्बन कितना है, तो 6 है। तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए? तो एक्स की जगह पे होगा 3। समझ गए? और वाई मतलब हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बताइए? तो 6 2 12 है। इधर 12 बनाना है, मतलब 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि हाइड्रोजन 12 हो जाए? तो 6। तो वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो कंपाउंड है हमारा C3H6। गिव द केमिकल IUPAC नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, इसका नेम बताना है। सबसे पहले तो पता कीजिए इसमें कितना बॉन्ड है। तो आप देखेंगे ये डबल है, मतलब ये क्या है? अल्कीन है। सबसे पहले अल्कीन है, 3 कार्बन है तो प्रॉप हो जाएगा, प्रॉप। और डबल बॉन्ड के लिए इन, प्रोपीन। समझे कि नहीं? ये हो गया नाम इसका। उसके बाद ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो C है यहाँ पे, 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। और एक जगह होगा डबल बॉन्ड, इतना तो हमें पता है कि नहीं? क्योंकि अल्कीन है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो 3 कार्बन बना लीजिए। हर कार्बन का 4 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक। और हाइड्रोजन 6 भरना है। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे भरा जाए तो H2 होगा, यहाँ पे एक H होगा और यहाँ पे एक H3 होगा, ठीक है। तो H2 उसी हिसाब से बनाइए। फिर एक H यहाँ कर दीजिए, एक H यहाँ कर दीजिए, और इस कार्बन के साथ एक ही H है तो यहाँ पे एक H देना है, तो ऊपर में दे देते हैं। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, 1 2 और 3, और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्रॉस से दिखा दिए। अब शेयरिंग करवा दीजिए। हाइड्रोजन 2 लेके खुश हो गया, ये भी हाइड्रोजन अपना 2 लेके खुश हो गया, शेयर कर लिया। ये खुश अपना, ये खुश अपना, ये अपना और ये अपना। अब कार्बन को सेटिस्फाई करते हैं। कार्बन के पास 4 था, कार्बन के पास 4 था यहाँ पे,
तो वो क्या करेगा, 2 यहाँ से ले लेगा और 2 यहाँ से ले लेगा, तो हो गया कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। अब इस कार्बन को सेटिस्फाई करते हैं, एक यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया, टोटल हो गया 8 इस कार्बन के पास। और ये कार्बन भी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन से लेगा। तो इस तरीके से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, नेम द अल्कोहल which on heating with concentrated H2SO4 will produce the above hydrocarbon C6Hy, C3 और H6। कौन से अल्कोहल को हीट करेंगे कि ये वाला, मतलब कौन सा अल्कोहल को हीट करेंगे कि ये वाला हाइड्रोकार्बन बनेगा? तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल कौन सा होता है? तो प्रोपी होगा, प्रोपेन तक जाएंगे और ऑल, प्रोपानॉल हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 कार्बन वाला अल्कोहल बताना था हमें। अगला क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ये C3H6 विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ये रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H6 ये कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, मतलब डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे C3 ये H डबल करके 2 ऐड कर दीजिए, 8 इसमें कन्वर्ट होगा और इसमें होगा निकल और प्लस इसमें जुड़ेगा हाइड्रोजन, प्लस हाइड्रोजन। तो बस इतना ही लिखना था, यही इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो ये सारा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी यहाँ पे 2 इक्वेशन लिखा है, कोई एक लिखने से होता, आप ये लिख देंगे तो काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसी में एक और ऑप्शन भी है क्या, तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए बी। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2 एटम्स P और Q का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं पहले। इफ P एंड Q कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड बनाएंगे तो किस टाइप का बॉन्ड यहाँ पे बनेगा? तो देखिए, इसका P का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर में। Q का अगर बाहर में देखे तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है और ऐसा ही एक Q और भी होगा, वो भी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसको देगा, तब इसका बाहर में जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोई भी एक नाम दे सकते हैं आप। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, समझे? दूसरा, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड। यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? तो हमें इतना तो समझ में आ गया, P है और 2 Q चाहिए हमें, तो PQ2। अब सवाल आ रहा है PQ2 लिखे या फिर Q2P लिखे, कौन सा राइट होगा? तो PQ2 लिखना गलत हो जाएगा। ऑलवेज हम मेटल पहले लिखते हैं, उसके बाद नॉन मेटल लिखते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, तो इन दोनों में मेटल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो होता है मेटल, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो होता है मेटल। तो ये है मेटल Q, यानी Q पहले आएगा और P बाद में आएगा, यानी Q2P ये हो जाएगा करेक्ट फॉर्मूला। समझ रहे कि नहीं? चलिए, द कंपाउंड सो फॉर्म इज डिजॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे पता लगाइए Q है क्या। तो Q का अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो 2 और 8 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये जो एलिमेंट है वो है सोडियम। P का अगर पता करें तो 2 और बाहर में कितना है? 6, 2 और 6 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एटॉमिक नंबर है इसका, मतलब ये एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। तो ये जो कंपाउंड है वो सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है। समझ रहे ना, Q2P मतलब Na2O है। तो ये है एक मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो इसका नेचर क्या होता है? मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर का होता है, याद है, ये पता होगा आपको। तो ये आपको लिखना है, बेसिक होगा। क्यों रीजन देना था? तो क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड इथेनॉल। Q है सोडियम और इसको रिएक्शन करवा रहे हैं इथेनॉल से, C2H5OH से। तो क्या होगा? तो बस ये H को हटा देगा, C2H5O और यहाँ पे आ जाएगा Na। ठीक है, Na का जगह पे Na क्या था? Q था, तो यहाँ पे हम Q लिख देंगे। ठीक है, और प्लस H2 या बाहर निकल आएगा। पहले हम लिए
H5OH इथेनॉल, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, Q ऐड कर रहे हैं, तो C2H5O यहाँ तक रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा Q प्लस यहाँ पे आएगा H2। हाइड्रोजन सिर्फ H तो नहीं लिख सकते हैं, H2 लिखना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया 2, तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे 2 2 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब ये सब भी एग्जाम में अगर आप दिमाग लगाने लगे बैलेंस करने के लिए तो आप फंस जाएंगे। ये इतना फेमस और कॉमन रिएक्शन है कि इसका बैलेंसिंग आपको याद ही होना चाहिए, काफ़ी टाइम बच जाएगा एग्जाम में। 2 2 2 और यहाँ पे खाली छोड़ देना है। इथेनॉल का 2 ही रिएक्शन हमने पढ़ा था, एक तो हो गया ये रिएक्शन विद सोडियम, और दूसरा हो गया वो जिसपे पानी हटता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो H2SO4 के साथ हीट करते हैं। यही 2 रिएक्शन तो याद रखना है, तो ये बैलेंसिंग भी याद रखिएगा, ईजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन P अंडरगोज बॉन्डिंग विद कार्बन। P हमें पता है ऑक्सीजन है, और कार्बन के साथ ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा, तो CO2 बनाएगा, यानी CP2। ये हमें आंसर लिखना होगा। तो बस इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री सेक्शन खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे लास्ट सेक्शन यानी फिजिक्स। सेक्शन सी में हमें फिजिक्स देखना है, तो वो करेंगे। उससे पहले अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो हम वेबसाइट में दे दिए हैं, आप सिंपली गूगल में सर्च मारिएगा। आपको पहले भी बता चुके हैं, CBSE गाइडेंस, और क्लास 10 में देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQs। खासकर से MCQ पे हम जोर दे रहे हैं इसलिए क्योंकि जब आप MCQ करेंगे ना तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी टैकल करना सीख जाएंगे। वो MCQ ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके बना दिया गया है, काफ़ी डीपली रिसर्च करके वो MCQ दिए गए हैं। आप उसको करिएगा, आपका पूरा, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट काफ़ी मजबूत हो गया है, ठीक है। तो ये ज़रूर दीजिएगा आप। चलिए, तो अगर आप थक गए तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिजिक्स सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे अब, फिजिक्स पार्ट। पहला MCQ है, अर्नब वॉज मेकिंग नोट्स and he wrote down the following statements from his understanding of reflection from curved surface। नोट्स बनाते वक्त उसने ये सब पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट लिखा कि कॉनकेव मिरर्स कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो बिल्कुल सही है। कॉनकेव मिरर जो है वो रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल दोनों टाइप का इमेज बना सकता है, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड, ये तो गलत हो गया। अभी हमने देखा कि कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देख लीजिए, इन बोथ मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर फॉर्मूला दिस वन। सही बात है, मिरर फॉर्मूला सही है, प्लस होता है। अगर लेंस फॉर्मूला होता तो बीच में नेगेटिव हो रहा होता। जहाँ पे F है फोकल लेंथ, V है इमेज डिस्टेंस और U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 3 और 1 राइट है। हमें बताना था करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, 31, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन द रीजन फॉर अस टू परसीव द डे स्काई एज ब्लू। स्काई कलर ब्लू क्यों होता है दिन में, तो सिंपल सा बात है, ब्लू इसलिए होता है क्योंकि अब जो ब्लू कलर का लाइट है उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। वेवलेंथ शॉर्ट होने के कारण वो स्कैटर हो जाता है एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है। तो वही यहाँ पे आंसर है कि सनलाइट, एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो शॉर्टर वेवलेंथ वाले जो भी लाइट है जैसे कि ब्लू, वो स्कैटर हो जाते हैं ज़्यादा कंपेयर टू अदर कलर, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है। ये आंसर होगा। नेक्स्ट, एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एसर्शन है कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, और हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, और कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया। इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा हमें। लगा दीजिए मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अभी हमने देखा था इम्प्लाइज 1/f, फोकल लेंथ है 26, इक्वल टू 1/v हमें निकालना है प्लस 1/u, u है -26, तो ये हो गया 1/v माइनस 1/26।
अब इसको उस साइड भेज देंगे तो 1/b आ जाएगा 1/26 प्लस 1/26 हो गया 2/26 मतलब 1/13, यानी जो हमारा v आ रहा है वो कितना आएगा 13। समझे कि नहीं? तो इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी। हाँ, इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा, इमेज कहाँ पे बनेगा 13 सेंटीमीटर का दूरी पे बनेगा। तो ये असर्शन राइट है। रीजन चेक कर लेते हैं। फॉर द गिवन सिस्टम द इक्वेशन दिस वन गिव्स v इक्वल टू इन्फिनिटी। बोला गया है कि इस स्टेटमेंट के लिए अगर हम इस फॉर्मूले पे काम करेंगे तो v का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। नहीं, v का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं 13 आएगा। तो ये रीज़न गलत है। रीज़न गलत हो गया मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। असर्शन ट्रू है, रीज़न गलत है। समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। 3 ही MCQ था फिजिक्स से। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ये डायग्राम है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विथ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ऐसा इमेज बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सोन स्कीमेटिकली एज ए रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल के शेप में जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, बताइए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा टाइप का लेंस या फिर मिरर से ऐसा रे फॉर्मेशन होगा, ऐसा इमेज फॉर्मेशन होगा, वो बताइए। तो ये तो बच्चा भी बता देगा ये कौन सा मिरर है, सॉरी कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस। समझे कि नहीं? कॉनकेव लेंस से ही ऐसा रे जाता है। तो पहला का आंसर हो गया जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कॉनकेव लेंस है। वन वर्ड आंसर कॉनकेव लेंस चलेगा। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस। यहाँ पे ये जो इमेज बना है वो कैसा इमेज है? इमेज दो ही टाइप का होता है, क्या तो रियल नहीं तो वर्चुअल। रियल इमेज कब बनता है? जब दो रियल लाइंस आपस में कट करे, और वर्चुअल इमेज जब एक्सटेंड वगैरह किया जाए तब बनता है। तो यहाँ पे एक ये जो ब्लैक लाइन है वो असली लाइन है, असली रे है, और दूसरा जो लाइन है वो डॉटेड है, मतलब ये असली रे नहीं है, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। असली रे तो यहाँ से निकला और ऊपर चला गया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कौन सा होगा? वर्चुअल होगा। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स गिवन इन द इमेज। इस इमेज में जो दो मेजरमेंट दिए हुए हैं, एक है ये जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है, और ये है इमेज डिस्टेंस। ये दोनों का इस्तेमाल करके हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबसे पहले जो दिया है, इस टाइप के न्यूमेरिकल में जो दिया है वो लिख लीजिए, तो इससे क्लैरिटी आ जाता है। u इक्वल टू कितना होगा? 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस साइड मेजर हो रहा है इसलिए नेगेटिव लगा दीजिए। v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये भी इस साइड मेजर हो रहा है तो माइनस लगा दीजिए। अब लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस होता है 1/u के। वैल्यू पुट कीजिए 1/v यानी -10 माइनस 1/u यानी -20। यह आ गया माइनस का 1/10 और प्लस 1/20। एलसीएम ले लीजिए 20, 10 2 जा तो -2 प्लस 1, यह आ गया -1/20। 1/f का वैल्यू यानी f का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? ये हो जाएगा आंसर। ये देख लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 34 अटेम्प्ट इधर ऑप्शन ए और बी। दो क्वेश्चन है, ए यहाँ पे हम लिखे और बी थोड़े बाद में मिलेगा, कोई एक अटेम्प्ट करना है यहाँ से। ये डायग्राम देख लिया हमने। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। पहला क्वेश्चन है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। इस पूरे डायग्राम में दो 8 ओम रेजिस्टर्स है, एक है ये और एक है ये, दोनों पैरेलल में कनेक्शन हुआ है, तो दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस निकालने का? 1/RP इक्वल टू 1/8 ओम प्लस 1/8 ओम। ये हो गया 2/8 ओम यानी 1/4। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4 ओम। समझे कि नहीं? एक आंसर तो आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर्स। इस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा वो बताना है। ठीक है, तो टोटल करंट ही निकालना है, ये अलग से है, मतलब जितना करंट इस पूरा सर्किट में फ्लो हो रहा है वो पूरा करंट का वैल्यू निकालना है। तो जब पूरा करंट निकालना है तो हमें पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए और पूरा सर्किट का वोल्टेज चाहिए। जब हम लगाएंगे v इक्वल टू आई आर फॉर्मूला, ठीक है, तो I कितना आ जाएगा? I इक्वल टू होगा v/r। v कितना है पूरा सर्किट का वोल्टेज? वो है 8 वोल्ट।
और पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है। ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी आ गया 4 और ये 4। अब ये 4 और ये 4 तो सीरीज में कनेक्शन हो गया, तो सीरीज के लिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 4 + 4 करके, 4 + 4, तो यानी 8/8 ये आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। वही हो जाएगा आंसर। ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाइए। दूसरा ऑप्शन है बी। क्या तो वो करना था, नहीं तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। स्टडी द सर्किट एंड फाइंड आउट, ये फाइंड करना है करंट इन 12 ओम रेजिस्टर। ये है 12 ओम रेजिस्टर, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताइए। तो इस पे करंट निकालने के लिए हमें चाहिए, वही फिर से ओम्स लॉ लगाते हैं, V = IR, यानी I = हो गया V/R। टोटल वोल्टेज कितना है पूरे सर्किट का, तो आप बोलेंगे 6 वोल्ट। और पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो पहले तो हमें ये दोनों रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 1/RP = 1/24 + 1/24, ये कितना हो गया, 2/24, यानी ये हो गया 1/12, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम। अब ये 12 ओम और ये 12 ओम दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्शन है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 + 12। ठीक है, V डाल दीजिए, V कितना है, 6/12 + 12 आ गया 24, यानी ये आ गया 1/4 जा 1/4 डिवाइड कर लीजिए, 1 पॉइंट बटा के 0 दीजिए, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट से 0 लीजिए और 5 जा 20, यानी कितना आ गया 0.25, इतना एम्पियर। ये हो जाएगा आंसर। समझे कि नहीं पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ एमीटर A1 एंड A2। यहाँ पे 2 एमीटर लगा हुआ है, A1 और A2। एमीटर क्या मेजर करता है बताइए, करंट मेजर करता है। तो दोनों का रीडिंग्स अलग होगा कि सेम होगा। तो हमने अभी देखा कि 0.25 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से 0.25 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा, फिर दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आके वापस से 0.25 एम्पियर हो जाएगा। तो ये करंट कितना दिखाएगा, 0.25 एम्पियर। उतना ही करंट यहाँ से फ्लो होता 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 इसके थ्रू भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, फिर वापस इसमें जाएगा। तो दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो दोनों का रीडिंग भी सेम होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो देखिए पहले का आंसर 0.25 एम्पियर और दूसरे का आंसर है सेम रीडिंग। बात समझे कि नहीं, समझे। नेक्स्ट ये देखिए 35, ये और भी इजी क्वेश्चन है। द above image shows a corrective measure for a particular defect। एक बीमारी को ठीक किया जा रहा है यहाँ पे, ये लेंस लगा के। बता सकते हैं कौन सा बीमारी है ये, वही क्वेश्चन भी पूछा है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। तो यहाँ पे डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि सामने का चीज़ नहीं दिखता है। ठीक है, आप लोग अभी मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग को जनरली जो होता है वो होता है मायोपिया। पास का तो क्लियर दिख जाएगा क्योंकि आप मोबाइल पास में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका आँख जो है वो यूज टू हो जाता है पास का करीब पास का चीज़ को देखने के लिए। तो अभी आप लोग को जो बीमारी हो रहा है आंखों में, वो क्या हो रहा है, मायोपिया हो रहा है। हाइपरमेट्रोपिया बड़े बुजुर्ग लोग को होता है, जो लोग काफ़ी बाहर काम करते हैं, उनको दूर का अच्छा दिखता है, लेकिन उनको जो पास का चीज़ दिखाया जाए तो नहीं देख पाते क्लियरली। तो वही है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट द डिफिशियंसी। कौन सा लेंस है यहाँ पर ठीक किया गया है, तो ये लेंस का नाम बता दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ड्रॉ एंड लेबल अ रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट इन द अबव केस बिफोर करेक्शन। आपको डायग्राम बनाना है, ये तो बीमारी ठीक होने का बाद है, लेंस लगाने का बाद ऐसा डायग्राम बनाए। बीमारी ठीक होने से पहले कैसा डायग्राम होगा वो बनाइए। तो आपको ये बनाना है कि जब पास का ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है, जब ये चश्मा नहीं है, ठीक है, तो आँख का लेंस क्या कर रहा है, उसको ज़्यादा नहीं मोड़ पा रहा है, बहुत कम मोड़ पा रहा है, जिस वजह से जो इमेज हो रहा है बियॉन्ड द रेटिना फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसको ब्लर दिखेगा। ये इमेज बनाना था, समझे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक झलक देखने से ही पता चल रहा है, ये सब कुछ डेटा दिख रहा है लंबा लंबा, तो मतलब थोड़ा मेहनत करवाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो ये क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। लिखा है कि अ स्टूडेंट नीड्स टू मेक अ 0.12 ओम रेजिस्टर। इतना रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर बनाना है। सी हैज़ सम कॉपर वायर ऑफ 0.80 mm डायमीटर। तार है जिसका डायमीटर इतना है, रेजिस्टिविटी इतना दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन करना है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर।
ये कोई तार है तो इसका ये वाला एरिया निकालना होता है। तो ये सर्कल का शेप में होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस, यहाँ पे हमें डायमीटर दिया है तो डायमीटर है 0.80 mm, ठीक है। वो मिलीमीटर में, यहाँ पे हम देख रहे हैं मीटर में, तो बेस्ट होगा कि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो 0.8 मिलीमीटर से मीटर जाने के लिए इंटू 10⁻⁻3, इसको हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। सब पे क्या डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में अच्छे से क्लियर किए थे। तो ये डायमीटर है, तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा, रेडियस हो जाएगा इसका आधा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.4, तो ये आ गया 0.4 इंटू 10⁻⁻3, ये है रेडियस और इसका हमें करना है स्क्वायर, ठीक है। 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा, ठीक है। इंटू 10⁻⁻3, ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 1 जा 16 और 6 22 का 2 कैरी 2, 16 3 जा 48 और 2 50, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, मतलब टोटल 4 डिजिट, तो 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए और यहाँ पे 0 डाल दीजिए, इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब ऐसा देखने में ठीक नहीं लगता है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि पहले कोई एक इंटीजर आ जाए, तो 5 यहाँ डालिए, पॉइंट को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर दीजिए 0 2 4, और इसके लिए यहाँ पे एक पावर बढ़ा दीजिए, पहले -6 था, हो जाएगा -7, समझे कि नहीं। ये आ गया एरिया, यूनिट क्या होगा, इतना मीटर स्क्वायर। एक आंसर तो आ गया। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू मेक इतना ओम रेजिस्टर। अब हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ के लिए हम पूरा फॉर्म लगाएंगे। हमें पता है R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। इसका मतलब यहाँ से L कितना आ जाएगा, तो R इंटू A डिवाइडेड बाई रो। रेजिस्टेंस कितना है, तो 0.12 डाल दीजिए। एरिया अभी अभी आया ये चीज़, तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए 5.024 ना लिखे, हम सिर्फ 5 लिखेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻7, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ये अप्रॉक्स 5 है, ठीक है। बाई रो यानी रेजिस्टिविटी कितना है, तो इतना 1.8 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं। ये पॉइंट हटा के नीचे में ले लीजिए 100, और ये पॉइंट हटा के ऊपर में ले लीजिए 10। ये एक जीरो कैंसिल हो गया, और थोड़ा साफ करके लिखते हैं 12 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 बाई 18 इंटू 10⁻⁻8 और इंटू 10 करने से ये एक पावर घट जाएगा, -7 हो जाएगा, समझे। ये 10⁻⁻7 7 कट गया, 6 2 जा 6 3 जा, यानी 2 5 जा 10, नीचे आ गया 3, इसको डिवाइड करना है। 3 3 जा 9 1, पॉइंट बटा के 0 लीजिए, फिर 3 3 जा 9 1, पॉइंट बटा के 0 3, ये चलता ही जाएगा, ठीक है। तो 3.33, तो लेंथ आ गया मेरा 3.33। यूनिट बताइए क्या होगा, तो हम शुरू में ही सब मीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मीटर हो जाएगा आंसर, समझे कि नहीं। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मार्किंग स्कीम का सॉल्यूशन है, वो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम, ठीक है। ये एक मैग्नेट दिख रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे हैं, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है ना। डायरेक्शन होने से क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा डायरेक्शन होता है, तो एरो इधर इधर होता है, ठीक है। अ स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट, एक स्टूडेंट एक स्टेटमेंट देता है, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्स पॉइंट पे, वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गर होगा देन एट वाई के मुकाबले। तो बिल्कुल सही है। क्यों एक्स पे मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोज है, और जितने ही क्लोज होते हैं, पास होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विथ रीजन इफ द स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट। क्या स्टूडेंट ने सही स्टेटमेंट दिया, तो यस उसने सही दिया, क्योंकि
क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज मोर देन एट पॉइंट वाई, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम। आपको ये डायग्राम वापस से ड्रॉ करना है एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आपको उसमें डायरेक्शन मार्क करना है। तो इसको हमने वापस से ड्रॉ कर दिया और डायरेक्शन के नाम पे हमने सिर्फ यहाँ पे ये एरो दिया निकलते हुए और यहाँ पे एंटर करते हुए एक एरो दे दिया, ठीक है। और एक लाइन यहाँ से भी गुजरा था, तो अंदर में लाइन का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ पे हमने ऐसा एरो दे सकते हैं, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 38, बहुत ही गंदा सा डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। और इतना बड़ा लैंग्वेज कौन पढ़ेगा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन DSLR कैमरा शोन इन द इमेज। यहाँ पे कौन सा लेंस यूज हुआ है, तो लेंस अगर हम देखें ये रहा एक लेंस है, बताइए कौन सा लेंस है ये, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। एक आंसर तो हम यहीं पे दे दिए, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर। यहाँ पे जो इमेज बना है IMAGE लिखा हुआ है यहाँ पे, इमेज देखिए, ये नारियल का पेड़ था, पत्ता ऊपर था, मिट्टी नीचे था, पत्ता नीचे हो गया, मिट्टी ऊपर हो गया, उल्टा बना है, इन्वर्टेड। और कॉन्वेक्स लेंस से दो रियल लाइंस मिल रहे हैं यहाँ पे, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है यहाँ पे, समझेगी नहीं। नेक्स्ट, इसमें लिखा है कि अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ DSLR कैमरा विथ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 mm। तो फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 50 mm, जो कि होगा पॉजिटिव में। द लेंस प्रोजेक्ट्स एन इमेज दैट इज लोकेटेड 60 mm बिहाइंड द लेंस। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 60 mm, तो ये भी पॉजिटिव होगा, यहीं से देख सकते हैं। सब फोकल लेंथ भी इधर मेजर हो रहा है, इमेज डिस्टेंस भी इधर मेजर हो रहा है, तो सब पॉजिटिव है। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U निकालना है। तो हम लगाते हैं लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ से 1/u क्या आ गया, 1/v माइनस 1/f। वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/60 माइनस 1/50। एलसीएम लेते हैं तो 5 6 जा 30 और एक 0, 6 5 जा 5 6 जा, यानी ये आ गया माइनस, इधर आ जाएगा माइनस 1/300, 1/u इक्वल टू, तो उल्टा कर दीजिए, u क्या आ गया माइनस का 300, और यूनिट ये भी mm ये भी mm, तो ये भी हो जाएगा mm। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे आंसर आ रखा है -300, तो लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 300 mm आएगा, ठीक है। अब इसी में एक और था ऑप्शन डी, क्या तो सी करना था, ये तो डी करना है। डी में क्या बोला हुआ है, लिखा है कि अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ DSLR कैमरा टू टेक अ पिक्चर, ठीक है। द फ्लावर इज पोजिशनड इतना mm अवे फ्रॉम द कैमरा, यानी फ्लावर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि हमेशा नेगेटिव होता है 150 mm। द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज 180 mm, ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है 80 mm। एंड द इमेज हाइट 20 mm दिया हुआ है H डैश, जो कि उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बन रहा है तो नेगेटिव होगा, -20 mm। कैलकुलेट फोकल लेंथ, F निकालना है हमें। तो लेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमें 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, u तो है हमारे पास लेकिन v नहीं है, पहले v निकालना होगा। v निकालेंगे मैग्निफिकेशन से, हमें पता है m इक्वल टू क्या होता है, v/u इक्वल टू होता है h डैश बाई h। v का वैल्यू कितना है निकालना है हमें, पता नहीं। u का वैल्यू माइनस का 150, h डैश माइनस का 20 और h है 80। ये 0 0 कटा, 2 1 जा 2 4 जा, 2 जा 275 जा, यानी v का वैल्यू आ रहा है 75/2, यानी आ गया 37.5। इतना क्या mm में है तो mm, ठीक है। एक बार v आ गया तो v का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, u का वैल्यू ये पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए v आ गया इतना, फिर लेंस फॉर्मूला इन्होंने लगा दिया, वैल्यू पुट किया यहाँ पे, और उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व किया तो f का वैल्यू आएगा 30 mm। ईजी है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा मुश्किल लगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ये करवाया जा रहा है। ऑप्शन सी ही ज़्यादा ईजी था, तो सी अटेम्प्ट कर लेना बेहतर रहेगा। 39,
इसमें भी दो ऑप्शन है, ए नहीं तो बी करना है, तो हम ए देखेंगे पहले। ये डायग्राम है। द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर शोन इन द अबव फिगर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, कैलकुलेट करना है द पावर डिसिपेटेड इन द 100 ओम रेजिस्टर इज 81 वॉट। पावर हमें दे दिया है 81 वॉट, और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है यहाँ पे R1 उसको मान लेते हैं, ये है 100 ओम। कैलकुलेट क्या करना है, करंट इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट में करंट कितना है, तो वही करंट जो इसके थ्रू गुजर रहा है, तो इसमें करंट निकाल लेते हैं। इस 100 ओम में कितना करंट है, तो वही करंट इन सर्किट हो जाएगा। तो P, R और I, ये तीनों का मिला के कौन सा फॉर्मूला है बताइए, हम याद करवाए थे। तो आप बोलेंगे P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। तो यहाँ से I क्या आ जाएगा, I स्क्वायर इक्वल टू P बाई R, और यहाँ से I आ जाएगा रूट ओवर P बाई R। वैल्यू डाल दीजिए, रूट P कितना है 81 बाई R 100। 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9 और 10 100 का हो गया 10, ये आ गया 0.9 इतना एम्पियर। तो एक आंसर आ गया ये 0.9 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा में पूछा है रीडिंग इन द वोल्टमीटर V2। ये V2 का रीडिंग बताइए, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V निकालना है। ठीक है, तो पहले तो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पे 1/RP हो जाएगा 1/25 प्लस 1/25, दोनों पैरेलल में है इसलिए, तो ये हो गया 2/25। तो यहाँ से RP कितना आ गया 25/2 यानी 12.5 इतना ओम, ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, R पता चल गया हमें, और V है, और I करंट कितना गुजर रहा है, तो यहाँ से करंट वही 0.9 एम्पियर ही आ रहा है, और यहाँ पे 0.9 एम्पियर ही एंटर करेगा। तो I इक्वल टू 0.9 एम्पियर, तो V I R बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू IR हो गया। तो V इक्वल टू I मतलब 0.9 इंटू 12.5, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11, और पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट, तो 2 डिजिट 11.25 वोल्ट। ये आ जाएगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा, यहाँ पे आ रहा है V2 11.25 वोल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग इन वोल्टमीटर V1। यहाँ पे रीडिंग क्या होगा, तो ये पूरा सर्किट का ही है, ये दो बैटरी का यहाँ पे लगा हुआ है वोल्टमीटर, तो ये वोल्टमीटर पूरा सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर रहा है। ये वोल्टमीटर इस रेजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सर्किट का करंट कितना है, तो आप बोलेंगे हमने निकाला 0.9 एम्पियर। पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है R टोटल अगर निकाला जाए, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया था वो आया था 12.5, और ये है 100। ये 100 और ये 12.5 अब सीरीज कनेक्शन हो गया, तो R टोटल निकालने के लिए 100 प्लस 12.5, तो ये आ गया 112.5 R टोटल मिल गया। I टोटल ये रहा, और हमें V टोटल निकालना है, तो V इक्वल टू IR, I का वैल्यू 0.9 इंटू 112.5, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 0.9 हमने किया था इंटू 112.5 कर लेते हैं। यहाँ पे 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 9 1 जा 9 और 1 10, पॉइंट के बाद एक और एक 2, तो 101.25 वोल्ट। एक तरीके से तो ऐसे आंसर आता है। यहाँ पे इन लोगों ने सॉल्यूशन में क्या किया है, दूसरा तरीका अपनाया है। इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग कितना आया, पहले वो निकाला जो कि 11.25 था, फिर V1 निकाला, सॉरी 100 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे V इक्वल टू IR लगा के, I 0.9 था और रेजिस्टेंस यहाँ पे है 100, तो ये आ गया 90। ठीक है, ये 90 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आया था 11.25 और ये 90, तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके भी उतना ही आता है।
इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हम जैसे बताए वो भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। आंसर सेम आएगा दोनों में। चलिए ये हो गया ए। अब इसी में एक और ऑप्शन है बी। लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स ए बी सी। ये ए बी सी हीटिंग हीट करता है। हीट करता है मतलब इनका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, रजिस्टर्ड है ये सब, ठीक है। ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड 1.2 किलोवाट एंड 220 वोल्ट। सबका रेटिंग ऐसा सा दिया हुआ है, इतना पावर है, इतना वोल्टेज कंज्यूम करेगा, इतना, तीनों का रेटिंग सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। S1 S2 S3 आर स्विचेस, ये स्विच है S1 S2 S3। द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट सप्लाई। पूरा सर्किट का वोल्टेज है 240 वोल्ट। कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। किसी एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। तो इसका रेटिंग क्या है, तो आप बोलेंगे P इक्वल टू 1.2 किलो वाट। तो 1.2 किलो है मतलब 10⁻³ है वाट, तो ये आ जाएगा 1000 यानी 1200 वाट। P आ गया। और V दिया हुआ है 240 वोल्ट, और हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस। तो P, V और R ये तीनों को मिला के कौन सा फॉर्मूला है, तो आप बोलेंगे हम P इक्वल टू V²/R, ये फॉर्मूला है। तो R इक्वल टू क्या हो गया, V²/P, यानी 240 इंटू 240/P 1200। 10 10 10 10 कैंसल, 12 2 जार, 2 इंटू 24 आ गया 48 ओम। क्लियर है कि नहीं। तो एक का इसका रेजिस्टेंस पता चल गया 48 ओम, इसका भी 48 ओम होगा और इसका भी 48 ओम होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। क्लोज मतलब ऑन। जब S1 स्विच को ऑन करेंगे और S3 स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या पूछा है, करंट कितना होगा, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए सबसे पहले करंट हमें निकालना है, कॉन्सेप्ट समझिए। हम फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू IR का, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ से जितना करंट निकल रहा है वही करंट यहाँ पे दो भाग में बढ़ जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा, लेकिन तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 48 हो गया 96 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है पैरेलल में, तो V इक्वल टू 240। तो यहाँ पे करंट निकालना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R इस फॉर्मूले से। तो V कितना है 240/96, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो होगा करंट थ्रू A एंड B, ठीक है। और यहाँ पे C में कितना करंट आएगा, तो C के लिए फॉर C I कितना, I निकालना है हमें। R इक्वल टू कितना है रेजिस्टेंस, तो 48 ओम ही है, ठीक है, C का रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम ऐड इसलिए किए थे रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्योंकि दो रेजिस्टर था, A और B दो, ठीक है। और वोल्टेज तो यहाँ पे सेम ही होगा 240। तो यहाँ पे I निकालने के लिए V/R यानी 240/48, ठीक। एक जगह होगा 240/96 और एक जगह होगा 240/48। तो उसको सॉल्व करेंगे, ये रहा 240/96, वो आ जाएगा 2.5 एम्पियर A एंड B के थ्रू, और C के लिए 240/48 ये आएगा 5 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसमें निकालना है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस A। यहाँ पे कितना पावर कंज्यूम होगा वो निकालना है व्हेन S1 S2 S3 आर क्लोज्ड। जब S1 S2 और S3 तीनों स्विच को ऑन कर देंगे तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक ही खेल है, ये S2 का, ये फंसाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जैसे ही आप S2 को ऑन करेंगे ना, तो यहाँ से मान लीजिए कोई करंट आ रहा है, ये करंट के लिए दो रास्ता है, दो भाग में बटेगा, कुछ करंट इधर फ्लो करेगा, कुछ करंट इधर फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे करंट काफ़ी कम फ्लो करेगा, ठीक है। और जब ये पाथ ऑन हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। मतलब जब हम S2 को ऑन करते हैं तो B खत्म हो जाता है, B एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाता है। तो अगर हम इस पाथ का पूरा रेजिस्टेंस पूछे आपसे जब S2 को ऑन करें तो
बी खत्म हो गया तो इसका पूरा रेजिस्टेंस सिर्फ ए का रेजिस्टेंस ही होगा, जो कि होगा 48 ओम। बात अगर आई समझ रहे कि नहीं समझ रहे? चलिए, तो यहाँ पे हमें पावर निकालना है। पता क्या क्या है, यहाँ से कितना करंट गुजर रहा है, करंट, तो जो करंट सी में जा रहा था, तो चलिए करंट भी निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दिया I²R। हम चाहे तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए करंट पता नहीं है, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, क्योंकि करंट हमने जो इसमें निकाला था करंट थ्रू ए एंड बी, ठीक है, तो वो था 2.5 एम्पियर, लेकिन वो तब था जब सिर्फ हम S1 और S3 को ऑन किए थे इस वाले केस में, ठीक है, तब भी एग्जिस्ट कर रहा था। अब यहाँ पे करंट उतना नहीं होगा क्योंकि हम S2 को ऑन कर दिया तो B खत्म हो गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो हो गया, इतना तो श्योर है, रेजिस्टेंस हो गया 48 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो 240 वोल्ट ही मिल रहा है। हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर को इन तीनों का मिला के कौन सा फॉर्मूला है, तो हमें पता है P इक्वल टू होता है V²/R, यानी 240 × 240/48, ये सॉल्व करना है हमें। तो 24 10 जा 24 2 जा 48 और 2 12 जा, यानी ये आ गया 1200, इतना वाट हो जाएगा आंसर। तो 1.2 किलोवाट लिखिए या फिर इतना वाट लिख दीजिए, ये हो जाएगा आंसर। उस फॉर्मूले से भी इतना आएगा, इस फॉर्मूले से भी इतना आएगा, ठीक है। तो बस इसी क्वेश्चन के साथ ये पूरा सैम्पल पेपर जो है वो एंड होता है। इसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्वेश्चन है, तो ये तो हमें अटेम्प्ट नहीं करना है अभी। बस तो उम्मीद करते हैं आपको इस सैम्पल पेपर से काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा, क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। दो चीज़ कुछ मतलब जो टिप्स है वो याद रखिएगा। पहला बात ये कि आप क्वेश्चन को पढ़ते वक्त हड़बड़ाइएगा नहीं, क्वेश्चन को आराम आराम से एक शब्द को पढ़ना है। काफ़ी टाइम है, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत पढ़ने के कारण आपका आंसर गलत निकाला है, ठीक है। पूछा करेक्ट था, आपने इनकरेक्ट वाला आंसर दे दिया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जब भी कैलकुलेशन हो, खासकर से कैलकुलेशन, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे स्लोली प्रोसीड कीजिए, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है कैलकुलेशन में। और क्या हो तो आप देख ही लिए कि हम कैसे अटेम्प्ट किए, उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। पूरा पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस NCERT को आपको अच्छे से घोल के पीना पड़ेगा, NCERT, ठीक है। अगर आपने अभी तक NCERT ख़त्म कर लिया है तो बहुत अच्छा बात है। नहीं ख़त्म किया है, कोई दिक्कत आ रहा है ये सब को समझने में, तो इस चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 साइंस का, SST का भी, इंग्लिश का भी, मैथ का भी, जो सब्जेक्ट का ज़रूरत पड़े आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए एंड करते हैं, और ऐसा ही सैम्पल पेपर का डिस्कशन हम SST के लिए भी देंगे और इंग्लिश के लिए भी। सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वो सबका वीडियो भी देख लीजिएगा। इंग्लिश के लिए भी होगा और मैथ के लिए भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। इन तीनों का सैम्पल पेपर भी आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए एंड कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।